दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत धातु, खनिज, अयस्क, उनके प्रमुख गुणधर्म और विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पहला कथन है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। दूसरा है कि यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो इसमें केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, तो आप जान लीजिए दोस्तों, उत्कृष्ट धातुएं या नोबेल मेटल्स जो होती हैं ये ऐसी धातुओं का समूह है जो हवा में यदि खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीकरण और संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं क्योंकि ये अक्रियाशील यानी अनरिएक्टिव होती हैं और अन्य तत्वों के साथ संयोजन के फलस्वरूप यौगिकों का निर्माण नहीं करती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट धातुएं सोना, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम और पैलेडियम हैं। दोस्तों यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि सोने को घोला जा सकता है, तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका स्टार हो जाएगा क्योंकि दोस्तों सोना जो है अम्लराज में घोला जा सकता है जिसको एक्वारेजिया कहा जाता है। इसमें 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग जो होता है सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है, यानी 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है। ये अम्लराज कहलाता है और सोने को उसमें घोला जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप जानते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि स्वर्ण की जो शुद्धता है ये जो है डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। चूँकि ये बहुत ही मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता। साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद धातु या श्वेत धातु भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है निकिल, रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर दोस्तों आप जान लीजिए सही उत्तर जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। मूल रूप से श्वेत धातु लेड और लिथियम या अन्य धातुओं जैसे कैडमियम, बिस्मिथ और जस्ते की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, खनिज या मिनरल क्या होते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है द्रव, कार्बनिक ठोस, गैस या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है कार्बनिक ठोस। जो अकार्बनिक ठोस जो होते हैं वो मिनरल कहे जाते हैं। दोस्तों जियोलॉजिस्ट जो हैं यानी भूगर्भ शास्त्री, उनके अनुसार खनिज या मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अगला प्रश्न है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज होता है? तो ऑप्शन है टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टाइटेनियम, ऑप्शन बी। दोस्तों इल्मेनाइट यानी FeO.TiO2 यानी FeO और TiO2 तथा रूटाइल टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज हैं। रूटाइल का रासायनिक सूत्र TiO2 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन मुख्यतः क्या होता है? तो उत्तर है मैग्नीशियम सिलिकेट। दोस्तों अति मुलायम खनिज टाल्क या सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं?
तो आप जान लीजिए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम या अनबुझा चूना कहते हैं और ये कमरे के तापमान पर क्रिस्टली ठोस होता है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड। तो सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। साथ ही इसमें सिलिकॉन, सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर मिश्रित होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। ऑप्शन है चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों सीमेंट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और सिलिका मिट्टी का उपयोग होता है। जब सिलिका मिट्टी और लाइम को एक साथ गर्म किया जाता है तब वे एक साथ पिघलकर और अभिक्रिया करके सीमेंट क्लिंकर का निर्माण करते हैं। इस क्लिंकर में भार अनुसार 2 से 3% तक जिप्सम मिलाया जाता है यानी CaSO4 × 2H2O, जिसमें से सीमेंट का निर्माण होता है। और पोर्टलैंड सीमेंट का औसत संगठन कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60%, सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25%, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, फेरिक ऑक्साइड 1 से 2% और सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 से 3% होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किसका। तो सही उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और ये जिप्सम का बना होता है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियाँ और मूर्तियों के सांचे बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, ये क्या है आपको बताना है। तो देखिए सही उत्तर है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए जो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है ये जो है दोस्तों जिप्सम होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतया प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियाँ और मूर्तियों के सांचे बनाए जाते हैं और इसका सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो CaSO4 × 12H2O ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है। तो उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। ये दोस्तों ये कैल्शियम सल्फेट का जो है लोकप्रिय नाम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। ऑप्शन देखिए चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या टैल्क। तो सही उत्तर है जिप्सम यानी CaSO4। तो जिप्सम में दोस्तों कैल्शियम विद्यमान होता है। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मोनाजाइट किसका अयस्क है, आपको बताना है। ऑप्शन है जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लौह। तो सही उत्तर है थोरियम। दोस्तों मोनाजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है और भारत में ये केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है माइका क्या है। तो सही उत्तर है माइका दोस्तों ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। दोस्तों माइका या अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज होता है। ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। ये उच्च वोल्टेज को भी सह सकता है और इसमें ऊर्जा क्षय भी कम होता है। अभ्रक की पारद्युतिक यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रासायनिक स्थिरता अधिक होती है, इसलिए इसे कैपेसिटर और अधिक वोल्टेज के वैद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो उत्तर है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में दोस्तों अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? आपको बताना है। ऑप्शन है पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। तो सही उत्तर है पारा। दोस्तों धातुएं यानी मेटल्स जो होती हैं वो ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान होती है। तो दोस्तों पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऑप्शन है तांबा, सीसा, पारा, जस्ता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जो है पारा। देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में सीसा और पारा की ऊष्मा चालकता जो है कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 वाट प्रति मीटर जो है केल्विन, जबकि पारा की ऊष्मा चालकता 8.31 जो है एम के होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है। ऑप्शन है लेड, निकेल, पारा और टिन। तो सही उत्तर है पारा। दोस्तों पारा जो है चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जो अन्य ठोस हैं वो जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? तो सही उत्तर है पारा के अलावा फ्रेंसियम। दोस्तों कमरे के मानक तापमान यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल ब्रोमीन और मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम, रूबिडियम, फ्रेंसियम और गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च घनत्व, उच्च द्रवता, उच्च संचालन शक्ति या उच्च विशिष्ट ऊष्मा की होती है। क्या सही उत्तर है? तो सही उत्तर है उच्च संचालन शक्ति। दोस्तों पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके ऊष्मीय प्रसार की दर जो है उच्च होती है। जब इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है तब ये तापमान में होने वाले अल्प से अल्प परिवर्तनों को भी दर्ज कर लेता है। साथ ही इसका क्वथनांक भी उच्च लगभग 356.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके कारण ये उच्च तापमानों को मापने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तापमापी में पारे के प्रयोग के जो कारण हैं उसमें ये कि ये अपारदर्शी और चमकदार है, इसलिए अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है, शीघ्र ही ताप को अंकित करता है। और तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता और अधिक वाष्पशील नहीं है, इसलिए ताप को शुद्धता से अंकित कर पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या कोई नहीं। तो सही उत्तर है लेड। दोस्तों धातुएं जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि ये गर्म जल से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता ठंडे और गर्म दोनों जल से अभिक्रिया नहीं करती, हालांकि ये भाप से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से किसके? एल्यूमिनियम, तांबा, कार्बन या लोहे के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी, तांबे के ऊपर से। दोस्तों जब भाप तांबे के ऊपर से गुजरती है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या है? चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट रेत या हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है ये लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क है। मोनाजाइट रेत से थोरियम प्राप्त होता है और पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बेला डीला में किसका खनन होता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हेमेटाइट का। दोस्तों बेला डीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में है और यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है और ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आपके धातु और गुणधर्म का मिलान करना है। सोडियम जो है ये चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के साधारण तापमान पर द्रव होता है। चांदी जो है ये विद्युत का अच्छा जो है सुचालक होता है और सीसा या लेड ये ऊष्मा का कुचालक होता है। तो 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन देखते हैं। 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको मिलान करना है। तो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम संचालक जो है वो चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण है और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा होता है। तो 4, 3, 1, 2 देखिए 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चांदी ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। स्वतंत्र अवस्था में सोना मुलायम, बहुत तन्य तथा आघातभर्य होता है, जिसके कारण उसे आसानी से पतली चादरों में पीटकर परिवर्तित किया जा सकता है। शीशा ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदी। दोस्तों चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या मैग्नेटाइट। तो सही उत्तर है बॉक्साइट। दोस्तों बॉक्साइट Al2O3 एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, जो एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ये प्रधानतया गिब्साइट, ब्रोमाइट और डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। ये सबसे पहले दक्षिणी फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था, इसलिए इसका नाम बॉक्साइट है। और एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जो है बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क या ओर क्या है? तो उत्तर है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क है? तो याद कर लीजिए बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो सही उत्तर है बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है कैसे? पिच ब्लेंड, ग्रेफाइट, बॉक्साइट या अर्जेंटाइट से? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि एल्यूमिनियम धातु को जो है वो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और अर्जेंटाइट अयस्क से चांदी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है देखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 × 2H2O है और एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपको बताना है। ऑप्शन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बोर्दो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होते हैं और यशद सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है।
तो सही उत्तर ऑप्शन बी है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक प्रमुख अवयव होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सामान्य टूथपेस्ट में 20 से 42% जल होता है। टूथपेस्ट के प्रमुख अवयवों में अपघर्षक, फ्लोराइड और आर्द्रक होते हैं और सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के अविलीय कण शामिल होते हैं। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं उसमें शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए भंजन, तो भंजन या क्रैकिंग प्रक्रिया में पेट्रोलियम निकाला जाता है। प्रगलन के द्वारा दोस्तों आप जान लीजिए, प्रगलन के द्वारा तांबे का निष्कर्षण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा खाद्य वसा और वल्कनीकरण रबर के निर्माण की प्रक्रिया है। तो 2, 3, 4 और 1 यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए भंजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और इसी प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। प्रगनल या स्मेटिंग तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है और हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तेलों पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने पर रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 जो कि प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ हैं, इनको सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो हीरा, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है। संगमरमर में जो है आप देखिए कैल्शियम उपस्थित होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है रूप है। बालू में सिलिकॉन और माणिक्य में एल्यूमिनियम होता है। 4, 1, 2 और 3 यहाँ पर देखिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप देख सकते हैं दोस्तों हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ होता है और आप जान लीजिए हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे के चतुष्फलकीय जाली व्यवस्था के द्वारा बंधे होते हैं। मार्बल या संगमरमर एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम रूप से बना होता है। रेत का प्रमुख संगठन सिलिका है। माणिक्य या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है और मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है और रूबी का मुख्य संगठक एल्यूमिना है। साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम भी उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, सही है। तांबा सीनेबार ये आपका सही नहीं है। जिंक कैलामाइन सही है और आयरन हेमेटाइट सही है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर नहीं है क्योंकि कापर या तांबा सीनेबार से नहीं बल्कि क्यूप्राइट से प्राप्त होता है और सीनेबार से पारा जो है प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा सीनेबार अयस्क से पारा या मरकरी की प्राप्ति होती है और तांबा की प्राप्ति क्यूप्राइट से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? तो सही उत्तर है सोडियम। दोस्तों सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है और जल से हल्का होने के कारण ये जल पर तैरने लगता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे अधिक घनत्व सोना का, फिर पारा का, उसके बाद इस्पात का है। तो यहाँ पर देखिए सोना, पारा और इस्पात में जो घनत्व है सोने का 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पारा का 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और इस्पात का 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो पदार्थों के घनत्व का अवरोही क्रम सोना, पारा और इस्पात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो ऑप्शन देखिए बोरान, लोहा, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो सही उत्तर है बोरान ऑप्शन ए। दोस्तों किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, और गलनांक पर ठोस और द्रव प्रावस्था साम्य अवस्था में होती है। बोरान का गलनांक 2453 केल्विन, एल्यूमिनियम का 933 केल्विन, सिलिकॉन का 1693 और लोहा का 1808 है, इसलिए बोरान का गलनांक सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो रसायन विज्ञान के अंतर्गत धातुएं, मिश्र धातुएं, उनके प्रमुख गुणधर्म और अयस्क तथा उनसे निष्कर्षित होने वाले प्रमुख खनिज और तत्वों के बारे में आपने जाना। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के, सामान्य अध्ययन के, सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।